आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि उदित में प्रत्यय है। बताइए कि उदित में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय और उपसर्ग तो आपको पता ही है, प्रत्यय जो होता है वो लास्ट में लगता है। तो उदित में यहाँ पे अगर हम प्रत्यय की बात करें तो उदित यानी ईत प्रत्यय लगा है। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, ईत प्रत्यय। ठीक है, नेक्स्ट वन। अगला पॉइंट बनता है कि किस शब्द में अति उपसर्ग लगा हुआ है। किस शब्द में अति उपसर्ग लगा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस देखें तो अति उत्तम, यानी यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अति उत्तम में अति उपसर्ग लगा हुआ। उपसर्ग पहले लगता है और जो प्रत्यय होता है वो बाद में लगता है। ठीक है, नेक्स्ट वन। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि दूर उपसर्ग से बना हुआ वह शब्द छाटिए जिसका अर्थ कठिन होता है। बताइए कि दूर उपसर्ग से बना हुआ इनमें से शब्द वो कौन सा है जिसका अर्थ जो होता है वो कठिन होता है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, दुर्गम। ठीक है, दुर्गम का अर्थ होता है कठिन और इसमें दूर उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट वन देखते हैं। अगला पॉइंट बनता है कि जैसी करनी वैसी भरनी लोकोक्तियों का अर्थ क्या होगा। तो बताइए कि जैसी करनी वैसी भरनी जो लोकोक्ति है इसका अर्थ क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसी करनी वैसी भरनी को हम क्या कह सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है। ठीक है, जैसा हम लोग कार्य करते हैं वैसा हमें फल मिलता है। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है। अगला प्रश्न ये है कि तबेली की बला बंदर के सिर लोकोक्ति का अर्थ बताइए क्या होगा। तबेली की बला बंदर के सिर लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम टिक करेंगे, किसी का अपराध दूसरे के सिर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि किसी का दोष जो है वो किसी दूसरे पर मरना, उसको हम कहते हैं तबेले की बला बंदर के सिर। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, ध्यान दीजिएगा कि परवाह न करना अर्थ का सही मुहावरा कौन सा होगा। तो बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। परवाह न करना अर्थ का सही मुहावरा कौन सा होगा। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, यानी कान पर जू न रेंगना कह सकते हैं। ठीक है, कोई प्रभाव न पड़ना, इस तरह से कह सकते हैं कि परवाह न करना, कान पर जू न रेंगना। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया कि सदा एक जैसा रहना अर्थ किस लोकोक्ति का है। सदा एक जैसा रहना किस लोकोक्ति का ये अर्थ होगा, इस क्या है सही आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी ढाक के तीन पात। ठीक है, ढाक के तीन पात का मतलब हम ये कह सकते हैं कि जहाँ हम शून्य बदलाव देखते हैं, यानी मतलब ये हुआ कि एक समान रहना। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम इस अर्थ के थ्रू समझ सकते हैं कि मान के चलिए कि इस तरह से हम कहते हैं कि भारत में कई सरकार आई और कई सरकार गई, लेकिन स्थिति आज भी किस तरह से, तो ढाक के पात। ठीक है, ढाक के पात, ढाक के तीन पात, इस तरह से याद रखेंगे कि सदा एक जैसा रहा, एक समान रहा, कोई बदलाव नहीं हुआ। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला पॉइंट क्या बनता है कि रामधीन धीरे धीरे जा रहा था। वाक्य में धीरे धीरे कौन सा अवयव है। रामधीन धीरे धीरे जा रहा था, वाक्य में धीरे धीरे जो है वो कौन सा अवयव है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो क्या है, जाना क्या हुआ, जाना एक प्रकार की क्रिया। ठीक है, और रामधीन जा रहा है, कैसे जा रहा है, तो ये धीरे धीरे जा रहा है, यानी कि उस क्रिया की ये विशेषता बता रहा है कि कैसे जा रहा है, तो ये धीरे धीरे जा रहा है। तो यानी कह सकते हैं कि क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए हम क्रिया विशेषण को टिक करेंगे। ऑप्शन हम यहाँ पे ए को टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अहंकार का अर्थ है आत्मज्ञान का घमंड, जबकि दर्प का अर्थ क्या होता है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के सही आंसर का कि दर्प का अर्थ क्या होता है, तो दर्प का अर्थ भी हम घमंड के रूप में ही करते हैं। यहाँ पे भौतिक घमंड बिल्कुल सही आंसर को टिक करेंगे। ठीक है, घमंड हुआ, अहंकार हुआ, अभिमान हुआ, इसी के संदर्भ में। और दर्प अगर बात करें कि लिंग कौन सा, तो ये एक प्रकार का पुल्लिंग है। ठीक है, दर्प पुल्लिंग है। चलिए फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि चाकू से काटता है, वाक्य में कौन सा कारक है। चाकू से काटता है, वाक्य में कौन सा कारक है। वीडियो को ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस बताया जा रहा है एग्जाम्स के ओरिएंटेड यहाँ पे सेट किए गए, यानी कि इसी टाइप से आपके एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चाकू से काटता है, वाक्य में कौन सा कारक है। देखिए चाकू से काटता है, तो अगर हम यहाँ पे से देखें तो कारक चिन्ह में से किसके लिए आता है, तो आप कहेंगे
कर्ता ने कर्म को करण से और द्वारा, करण में आता है से और एक होता है आपादान से, लेकिन आपादान में जो से होता है वो अलगाव या फिर जुदाई के अर्थ में होता है। यहाँ पे चाकू से काटते, यहाँ पे कोई भी ये मतलब नहीं निकलता है कि किसी से जुदाई की बात की जा रही है। तो सिंपल सी बात हम कह सकते हैं कि कर्ता ने कर्म को करण से, यानी यहाँ पे हमारा करण होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। चलिए फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये बनता है कि अलग होने के अर्थ में किस कारक का प्रयोग किया जाता है। जस्ट मैंने अभी आपको इसके बारे में बताया कि अलग होने के अर्थ में जो कारक चिन्ह है वो अपादान होता है। ठीक है, अपादान से जुदाई या फिर अलगाव के अर्थ में यूज़ किया जाता है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। देखिए पूछा जा रहा है कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें कि कारक के जो चिन्ह आप देखते हैं उसका संबंध कौन से चिन्ह का संबंध किस कारक से होता है, तो टोटल हम लोगों ने देखा था 8 कारक होते हैं। कौन कौन होता है एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। कर्ता ने कर्म को इस तरह से देख सकते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और एक होता है जो कि संबोधन। ठीक है, कुल मिलाकर देखें तो 8 होता है, यानी ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि कारक चिन्हों को यह भी कहा जाता है, यानी सिंपल सी बात पूछा जा रहा है कि कारक चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है और क्या कहा जाता है। तो देखिए कारक चिन्ह को परसर्ग भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी सी को टिक करेंगे, परसर्ग भी कहा जाता है, इस तरह से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दर्शन शब्द होता है। दर्शन शब्द जो है बताइए, आपका वचन से संदर्भ में क्वेश्चन है कि दर्शन जो शब्द है वो कौन सा वचन के अंतर्गत आता है। तो मैं आपको बता दूं कि दर्शन एक सदैव बहुवचन में शब्द होता है। ठीक है, दर्शन जो है वो सदैव बहुवचन में रहता है। और भी कुछ शब्द हैं जो कि हमेशा बहुवचन में, सदैव बहुवचन में इस्तेमाल उसका किया जाता है, जैसे दाम हो गया, दर्शन हो गया, प्राण हो गया, आंसू हो गया, ये सभी के सभी सदैव यानी हमेशा ये बहुवचन में रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला प्रश्न ये बनता है कि तद्भव शब्द का चयन करें। यहाँ पे जो दिया गया उनमें से आपको बताना है कि तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव और तत्सम तो आपको क्लियर हो गया होगा क्या होता है। तत्सम जो होता है वो सीधे संस्कृत के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, यानी कि जो संस्कृत का शब्द है सेम टू सेम उसी को कहते हैं। लेकिन तद्भव जो होता है वो संस्कृत के रूपों को परिवर्तित करके अब जो हम यूज़ करते हैं उसको कहते हैं तद्भव। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम बात करें कि तद्भव रूप कौन सा है। तो तद्भव जो रूप है यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे, लोग। ठीक है, लोग जो है तद्भव रूप हुआ। अगर हम बात करें इसका तत्सम रूप क्या होगा, तो तत्सम जो होता है वो होता है लोक। ठीक है, लोक होता है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें हास्य एक प्रकार का तत्सम रूप हुआ। लेकिन अगर इसका हम अगर देखें इसका तद्भव रूप वो क्या होगा, तो हास्य का हंसी हम कहते हैं, सूर्य का सूरज कहते हैं। ठीक है, और हस्ती अगर बात करें हस्ती, तो हस्ती हम हाथी को कहते हैं। ठीक है, हस्ती हाथी को कहते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, अगर हस्त दे दे तो हस्त के फॉर्म में हम यहाँ पे 2 चीज़ यूज़ कर सकते हैं। हस्त जो हुआ ये तत्सम रूप है। अगर इसका हम तद्भव देखें तो वो होता है जो कि हस्त का हाथ कह सकते हैं, हाथ। ठीक है, हाथ और हथौड़ा भी होता है। ठीक है, इस चीज़ें को आप याद रखेंगे। चलिए फिलहाल देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अघोष है, बताइए अघोष कौन सा है। तो आपको पता है कि अघोष हम किसके कहते हैं, तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में जो स्वर तंत्रिकाओं होता है उनमें कंपन ना हो उनको हम कहते हैं अघोष। और अघोष जो होते हैं वो हर वर्ग का पहला और दूसरा लेटर होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हर वर्ग का पहला और दूसरा, यानी कहने का मतलब पहला क हुआ और दूसरा ख हुआ, तो क हुआ और जो ख हुआ ये हुआ हर वर्ग के पहले और दूसरे अघोष कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए उसी तरह से च होगा, झ होगा। ठीक है, उस तरह से हम कह सकते हैं कि ट होगा, ठ होगा, यानी कहने का मतलब कि स्टार्टिंग का फर्स्ट और सेकंड जो होता है वो अघोष होता है। तो यहाँ पे देखिए च आ रहा है, तो करेक्ट आंसर हम किसे टिक करेंगे, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। क्लियर, बात समझ में आई। उस तरह से अगर हम बात करें कि संघोष क्या होता है। ठीक है, संघोष जो होता है अगर कंपन उत्पन्न हो, जो मैंने आपको बताया कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्रिकाओं में कंपन हो उसको हम कहते हैं संघोष। संघोष क्या होते हैं, जो बाकी के 3 आप देख रहे हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें हर वर्ग के तीसरे, चौथे और 5वें जो व्यंजक होते हैं उनको कह सकते हैं। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे ग हो गया, घ हो गया और अंग हो गया। ठीक है, इस तरह से जो होंगे वो हम कहेंगे कि ये आपके संघोष के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप कि ये बात आपने समझ चुका होगा किस तरह से यहाँ पे किया जाता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न ये बनता है कि निम्न में से तद्भव और तत्सम का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो बताइए कि यहाँ पे कौन सा सही नहीं है, तद्भव और तत्सम का कौन सा युग्म सही नहीं है।
तो देखिए अगर बात करें तद्भव, बारात को तत्सम अगर करेंगे तो वर यात्रा, बिल्कुल सही। अगर हम यहाँ पे गांव देखें तो गांव का देखिए ग्राम हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। अगर हम आगे कहते हैं तद्भव रूप, तो अगर इसका संस्कृत यानी कि तत्सम फॉर्म देखें तो ये अग्नि होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे तीनों के तीनों बिल्कुल सही है, इसलिए सभी सही सुमेलित हैं। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, यहाँ पे कोई ऐसा गलत नहीं दिया गया, जो भी दिया गया वो बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी शब्द का कौन सा होगा, यानी शुद्ध वर्तनी का शब्द बताना आपको कौन सही है। देखिए अगर हम यहाँ पे ऑप्शन सी को देखें, सामर्थ, ठीक है, ये बिल्कुल सही लिखा गया सामर्थ, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या बनता है कि निम्न में शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है। तो बताइए कि फिर से वही चीज़ पूछा जा रहा है कि शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा होगा। ऑप्शन ए को देखिए, संयम, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, संयम। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न बनता है कि निम्न में शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है। यहाँ पर भी आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है। तो निर्दोष को कैसे लिखा जाता है, अगर हम निर्दोष को देखें तो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन ए, निर्दोष बिल्कुल इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वाक्य जो कि शुद्ध रूप में दिया गया उसको आप चयन करना है, वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें, ये गलत है। आज का अवकाश कृपया देने की, ये तो सिर्फ गलत है। थर्ड पॉइंट देखें तो आज का अवकाश देने की कृपा करें, ये बिल्कुल सही है, आज का अवकाश देने की जो कि कृपा करें। और आगे कह रहा है कि आज का कृपया अवकाश देने की कृपा करें, ये भी बिल्कुल गलत है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदी की विशिष्ट बोली व्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। बताइए कि हिंदी का प्रसिद्ध जो विशिष्ट बोली है ब्रज भाषा किस रूप में जो कि सबसे अधिक प्रचलित है, और ये सबसे अधिक प्रचलित है काव्य भाषा के रूप में, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न बनता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, भाषा की सबसे छोटी इकाई बताना है आपको कौन सी है। तो मैं आपको बता दूं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है ध्वनि होती है, और इस ध्वनि को ही हम लोग वर्ण कहते हैं, यानी ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे, वर्ण। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, वर्णों के व्यवस्थित जो समूह होता है उसको हम लोग वर्णमाला कहते हैं, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया गया कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। बताइए यहाँ पे कौन है जो अच्छे तरीके से लिखा गया, यहाँ पे उन्नति लिखा गया। तो उन्नति अगर हम सबसे अच्छे तरीके से देखें तो करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी, उन्नति। ठीक है, उन्नति ये हमारा बिल्कुल सही है। चलिए फिलहाल देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन डी, इति प्लस आदि। ठीक है, यहाँ पे इसका जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे लिख रखा, आप इसको देख समझ सकते हैं कि जो बड़ा ई होता है अगर उसमें आ को जोड़ा जाता है ये य प्लस आ में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे इति प्लस आदि को जो कि इत्यादि के फॉर्म में चेंज होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। ये देखिए अगर क्वेश्चन पूछ ले कि इत्यादि कौन से संधि है, तो ये यड़ संधि है और ये स्वर संधि का एक भेद होता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न बनता है कि निरर्थक, ठीक है, निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो निरर्थक का सही संधि विच्छेद की बात करें तो हम यहाँ पे ऑप्शन जो कि सी को टिक करेंगे, निह प्लस अर्थक, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए इसी कॉन्सेप्ट पे यहाँ पर भी एक जो कि चीज़ है कि आशीर्वाद। ठीक है, आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या हो सकता है, ये भी पूछा सकता है। तो आशी प्लस वाद, इसको हम तोड़ते हैं किस तरह से, देखिए जो सी होता है सी, और यहाँ पे आप जो विसर्ग देखते हैं, ठीक है, ये जो तोड़ करके सिर में चेंज होता है, यानी कि र में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आशीर्वाद बिल्कुल सही होगा। और मैं आपको बता दूं कि आशीर्वाद आप शुद्ध वर्तनी भी इसका ध्यान रखेंगे किस तरह से लिखा जाता है। चलिए फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि जितेंद्रिय में कौन सा समास है। बताइए जितेंद्रिय में कौन सा समास है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि जितेंद्रिय का अर्थ क्या हुआ। जितेंद्रिय का अर्थ हम कह सकते हैं कि जिसने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो, जिसको हम कह सकते हैं संयमी। ठीक है, संयमी कह सकते हैं।
तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि पहला और दूसरा पद दोनों की प्रधानता ना होकर के किसी तीसरे पद की ओर वो संकेत करते हो। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा जितेंद्रिय में कोई मतलब नहीं निकलता, दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं है, लेकिन वो तीसरा संकेत बनाते हैं, जैसे कि जिसने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो, यानी कि संयमी। संयमी यानी कि बहुब्रीहि हम यहाँ पे कह सकते हैं, बिल्कुल सही होगा। इस तरह से जो समास होता है वो बहुब्रीहि को डिनोट करता है। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, अगला प्रश्न बनता है कि देवासुर में कौन सा समास है। देवासुर में कौन सा समास है। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। देखिए देवासुर का मतलब क्या हुआ, देवासुर का मतलब देव और असुर, यानी यहाँ पे और की बात आ रही है, ठीक है, और देव और असुर। अब ध्यान दीजिएगा, द्वंद्व समास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। द्वंद्व समास की परिभाषा क्या होती है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि द्वंद्व समास जो होता है इसके पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि इसमें तो एक जो कि योजक चिन्ह लगे होते हैं। योजक चिन्ह एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे माता पिता, ठीक है, माता पिता, इस तरह से योजक चिन्ह ये लगा हुआ ना, इसको कहते हैं। तो माता पिता बहुत इंपॉर्टेंट पे याद रखेंगे कि माता पिता जो कि कौन सा समास हुआ, तो द्वंद्व समास हुआ, इस तरह से याद रखेंगे। एक तो ये चीज़ हो गया योजक चिन्ह लगा होता है, साथ ही साथ आप ये भी याद रख सकते हैं इसमें और के साथ जुड़ा होता है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा देवासुर, देवासुर यानी कि देव और असुर, ठीक है, और के साथ साथ यह भी जो होता है और एवं भी लगा होता है। इस तरह से आप याद रखें, और आए, यह आए या फिर एवं आए, ये तीनों आए या साथ ही साथ योजक चिन्ह लगाओ, तो वो सभी के सभी द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे। एक और एग्जांपल जैसे देख लीजिए, दिन और रात, ठीक है, दिन रात क्या हुआ, तो दिन रात में देखिए योजक का चिन्ह लगा हुआ है, तो दिन और रात भी हमारा द्वंद्व समास हुआ। तो आई होप कि ये बात आप समझ चुके होंगे यहाँ पे द्वंद्व समास को पहचानने का तरीका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्यार्थी में कौन सा समास है। बताइए विद्यार्थी में कौन सा समास है। कल की वीडियो अगर आपने देखी है तो आपको सब चीज़ क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो विद्यार्थी को हम क्या तोड़ सकते हैं, विद्या का अर्थ ही, तो मैंने आपको कल ही बताया था कि जिस समास में अगर कारक चिन्ह का लोप हो तो उसको हम कहते हैं तत्पुरुष समास, यानी कि विद्या का अर्थ इसमें का जो कारक है वो लोप है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तत्पुरुष समास। विद्यार्थी जो है वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। देखिए पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इन सभी को आप याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूँ। भू तो आपको पता ही है, धरणी याद रख सकते हैं, वसुंधरा इंपॉर्टेंट है, अंचला याद रखेंगे, धारा आपको पता ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ज़मीन तो पता ही है, रत्नागर्भ याद रखेगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाता है। वसुधा याद रखें, धरती तो आप धरित्री आपको तो पता ही होगा, क्षिति याद रख सकते हैं, और भूमि धरती ये सभी तो पता ही है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न बनता है कि अरविंद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अरविंद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। देखिए अरविंद का पर्यायवाची शब्द हम कमल को टिक कर सकते हैं, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न ये कि जानवी जो शब्द देख रहे हैं, जानवी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने कल के मैंने आपको जो दिया था उसी में मैंने बताया भी था, ठीक है। तो जानवी जो शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द ये किसका है। अगर हम यहाँ पे देखें तो करेक्ट आंसर पहले टिक करने से आप इसको देख लीजिए। देखिए अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरी, सुरसरी यहाँ पर भी आ रहा है ना, सुरसरी, ठीक है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। और ये है किसका, तो गंगा का। आप याद रखेंगे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा सकता है कि गंगा का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरी, सुरसरिता, देवनदी, और यहाँ पे याद रख सकते हैं सुरतरंगिणी और सुरधुनी और सुर नदी, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ये सभी के सभी गंगा का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। जाह्नवी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि विस्तार का जो विलोम शब्द क्या होगा। विस्तार का विलोम शब्द क्या होगा। विस्तार यानी कि पूरे अच्छे तरीके से विस्तार करके समझाना, तो उसको हम क्या कहते हैं, संक्षेप में बताइए। तो यानी कि हम संक्षेप को टिक करेंगे, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न है कि श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा। श्री गणेश का मतलब क्या होता है कि श्री गणेश करना, शुरुआत करना, ठीक है। तो शुरू करना, इसका हम बात करें तो इतिश्री बिल्कुल सही होगा। इतिश्री का मतलब क्या होता है, समाप्ति, अंत या फिर पूर्णता, ठीक है। ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि माँ बच्चों को दूध पिला रही है में कौन सा कारक है। माँ बच्चों को दूध पिला रही है, इसमें कौन सा कारक है, क्या होगा सही आंसर।
देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको पता है कि कर्ता ने कर्म को, तो माँ दूध पिला रही है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि माँ दूध पिला रही है, तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन आए किसको पिला रही है, तो वो बच्चों को, यानी कि ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहा है, कर्म यहाँ पे दिया गया, बच्चों को पिला रही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हम क्या टिक करेंगे, कर्ता ने कर्म को यहाँ पे देख रहे हैं, कर्म को, ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे, कर्म कारक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि वर्णमाला कहते हैं, जस्ट मैंने आपको ऊपर में बताया था, ठीक है, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मैंने ऊपर में क्या बताया था आपको कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो ध्वनि होती है, और इस ध्वनि को हम लोग वर्ण कहते हैं। और मैंने आपको वहीं पे बताया था कि वर्णों के जो व्यवस्थित समूह होता है उसको हम लोग वर्णमाला कहते हैं, यानी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पे बताइए कि शुद्ध वर्तनी कौन सा है, तो राइट आंसर क्या होगा, अन्वेषण, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, अन्वेषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि संधि कितने प्रकार की होती है। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि संधि बताइए कितने प्रकार की होती है, तो संधि कुल 3 प्रकार की होती है। ठीक है, और वो कौन कौन सी है, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि के अंतर्गत 5 उपभेद इसके आते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए दीर्घ, गुण, वृद्धि, यर्ण और आयादि, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि टोटल 3 भेद होते हैं, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निराशा का सही संधि विच्छेद बताइए क्या होगा। निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, निराशा का सही संधि विच्छेद निह प्लस आशा, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न बनता है कि समास का शाब्दिक अर्थ बताइए क्या होता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि समास का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है संक्षेप। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पर हम ये कह सकते हैं जैसे कि किसी शब्द को, यानी जैसे कि कोई एक शब्द लिखा गया, हम ये कह सकते हैं, सिंपल सी बात ये समझिए, राजा का पुत्र लिखा गया, राजा का पुत्र थोड़ा सा बड़ा लिखा गया, इसको संक्षेप में किस तरह से लिखा जाता है, राजपुत्र। ठीक है, तो क्या हुआ कि शब्दों को संक्षिप्त कर दिया गया, उसी को कहा जाता है समास। जैसे कि माता और पिता, तो सिंपल सी बात है, इसको माता पिता लिख दिया जाता है, माता जो यहाँ पे योजक चिन्ह लगा के पिता। ठीक है, तो ये होता है हमारा समास। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया कि निम्न में से कर्मधारय समास किस में है, तो बताइए कि कर्मधारय समास किस में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, कर्मधारय समास नीलोत्पलम, यहाँ पे कह सकते हैं नीलोत्पलम। नीलोत्पलम का मतलब क्या हुआ, नीला कमल, नीला कलम। कर्मधारय की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है, उसको पहचानने के लिए सिंपल सा तरीका होता है, उसके समान इसमें तुलना की जाती है, के समान। फॉर एग्जांपल जैसे कि नीला कमल, यानी नीला के समान कलम, कमल कैसे, कलम नहीं, नीला के समान कमल। ठीक है, जैसे चंद्रमुख की अगर बात करें तो चंद्र के समान मुख, इस तरह से जहाँ पे तुलना की जाती है, तो यहाँ पे हम कर्मधारय कह सकते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, माता पिता को ऑलरेडी हम लोग ऊपर में देखा था, ये क्या होता है, जो कि माता पिता कौन सा समास है, द्विंदु समास, क्योंकि द्विंदु समास को पहचानने का तरीका क्या था, योजक चिन्ह लगा होना चाहिए, और साथ ही साथ उसमें और आए या फिर य आए या फिर एवं आए। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। चलिए फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला प्रश्न ये बनता है कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो हिस्ट्री का अगर आप सबसे पहला पढ़ेंगे पन्ना, तो इसी में आपको ऋग्वेद में मिलता है छंद का जो कि उल्लेख। ठीक है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। बताइए कि हिंदी साहित्य के आरंभिक जो काल था उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, उसको कहा है वीर गाथा काल, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, वीर गाथा काल। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे, और उनका नाम हम कह सकते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है कि तितली किसकी रचना है। बताइए कि तितली जो है वो किसकी रचना है, क्या होगा सही आंसर। देखिए तितली कह सकते हैं, इनकी कई रचना है, जैसे हम आपको बताता हूँ। तितली हो गया, कंकाल याद रख सकते हैं, इरावती, लहर, स्कंदगुप्त, कमायनी सबसे इंपॉर्टेंट। अब आपको पता चल गया होगा कमायनी, मैंने आपको बताया क्योंकि कमायनी अक्सर आपको हिस्ट्री में मिलता रहता है, यानी कि हमारा जो जीके का पोर्शन है उसमें मिलता रहता है। तो कमायनी जब मैं आपको बताया आपने समझ चुका होगा कि जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, और साथ ही साथ एक और याद रखिएगा ममता, ममता भी इन्हीं की लेखक है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, कंकाल, तितली, इरावती, लहर, स्कंदगुप्त, कमायनी और ममता, ये सभी के सभी जो लिखी गई है वो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला प्रश्न बनता है कि अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है। देखिए अतीत के चलचित्र बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है क्योंकि इनकी जो राइटर है ना महादेवी वर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है, ध्यान रखिएगा महादेवी वर्मा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि पवित्र का जो सही संधि विच्छेद होना चाहिए वो क्या है। पवित्र जो शब्द है उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए पवित्र का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है सर, पो प्लस इत्र, ठीक है। ओ प्लस ई मिलकर के अवी बनता है और यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। पो प्लस इत्र इक्वल टू पवित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि गगनचुंबी में कौन सा समास है। देखिए गगनचुंबी, अगर इसको हम थोड़ा सा विग्रह करेंगे, समास का विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, गगन को चूमने वाला, ठीक है। गगन को चुंबी, गगनचुंबी क्या देखिए गगन को चूमने वाला, तो सही आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे हम अगर इस तरह से देखें तो क्या है, गगन को चूमने वाला। यहाँ पे को कारक आप देख रहे हैं, को कारक का लोप किया गया, तो कह सकते हैं जब कारक का लोप होता है तो वो कौन सा समास, तत्पुरुष समास। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या बनता है, तनु का पर्यायवाची शब्द क्या है। बताइए कि तनु का पर्यायवाची शब्द क्या है। अच्छा मैंने आपको कल बताया था अवयवी भाव जो समास होता है उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अवयवी भाव जो समास होता है उसको हम समझने के लिए कैसे, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई शब्द उसका स्टार्टिंग जो होता है वो किसी उपसर्ग से स्टार्ट हो रहा है तो उसको हम कहते हैं अवयवी भाव समास। क्लियर, याद रखिएगा। तो फिलहाल देखिए तनु का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है, देखिए देह, शरीर, काया, कलेवर, वपु, गात्र और अंग, ये सभी क्या हुआ, तो ये हम कह सकते हैं तनु यानी कि शरीर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। पूछा सकता है कि शरीर का पर्यायवाची शब्द क्या, इनमें से कोई भी एक दे सकता है। एक्चुअली अंग आपको याद ही होगा, शरीर, देह, तो ये आपको याद ही होगा, याद तो रखना सिर्फ और सिर्फ 2-3 पॉइंट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि जिसकी गर्दन सुंदर है, क्या कहते हैं, जिसकी गर्दन सुंदर है उसको हम कहते हैं सुग्रीव। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस कवर किया और मुझे उम्मीद है कि कल की तरह आप लोगों को आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ नीचे कमेंट्स करके बताइए कि क्या आप आज इस कट ऑफ को क्लियर कर पाए। मैंने आपको 25 बोला था, आपका कितना सही हुआ नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो फिलहाल हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।